हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप इस कोरोना टाइम में सेफ़ एंड सिक्योर होंगे। अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है, तो प्लीज़ मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रीड विद पैशन में हम रीड की तैयारी में इस टाइम हिस्ट्री के चैप्टर को कंसिडर्स कर रहे हैं, जो कि जो चैप्टर है वो 3rd है क्लास 6 का। तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करेंगे अपने इस तो वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान क्लास 6 के लिए। और ये किसकी है? राजस्थान बोर्ड से आपकी बुक है। इसी में आपके सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि बहुत कंपलसरी हैं। और अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं हिस्ट्री के, हमारा अतीत और वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर्स जो दोनों जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये महाजनपद कालीन और भारत एवं मगध साम्राज्य वाला है। इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, वैदिक सभ्यता जो है, वो आपकी 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक की मानी गई है। मैंने आपको कल यही बताया था कि 1500 से ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक की जो टाइम है, वो है आपका वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति का टाइम। लेकिन अगर हम महाजनपद और मगध साम्राज्य की बात कर रहे हैं, तो इसका टाइम जो है वो 600 ईसा पूर्व से, यानी कि जो वैदिक सभ्यता है उसके बाद का। ठीक है? किसके? 6 मतलब जो वैदिक सभ्यता है उसके बाद का जो टाइम है, 600 ईसा पूर्व से लेके आपका 322 ईसा पूर्व तक का जो समय है, वो महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य का है। और 322 ईसा आपके 600 से लेके 322 तक का जो है, उस टाइम पे जो है मगध जनपद कालीन व्यवस्था थी। जबकि 622 से वो सॉरी 322 से लेके उसके बाद का जो समय है वो मगध साम्राज्य से मतलब है। अभी तो महाजनपद कालीन में क्या है कि अलग-अलग जनपद बने हुए हैं, और उस पे अलग-अलग लोगों की पावर है। लेकिन इसके बाद जब मगध साम्राज्य आएगा, तो जो भारत है वो एक हो जाएगा और उसे हम मगध साम्राज्य कहेंगे। यानी कि उसमें एक राजा होगा केवल, जिसके अधीन सारा हमारा भारत कहलाएगा। तो ये महाजनपद कालीन भारत और मगध साम्राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि उसमें क्या बताया हुआ है। महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। देखिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें हम इसके महाजनपद कालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। उस टाइम पे 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने जनपद थे? 16 जनपद थे, जिनसे मिलके एक महाजनपद बना था, और उसी के बारे में के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को हम आगे कंसीडर करते हैं। देखिए, प्रारंभ में लोग कबीले के रूप में निवास करते थे। जनसमूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता था, वह भाग जनपद कहलाता था। यानी कि जो लोग कबीलों में रहते थे, मतलब एक कबीला हो गया तो वो एक जनपद हो गया, इस तरीके से। जनपद का अर्थ है जनों का अर्थात मनुष्य का निवास स्थान। इन जनपदों की अपनी शासन और कानून व्यवस्था होती थी। इसमें कुछ जनपद राजतंत्रात्मक थे और कुछ जनपद जो थे गणात्मक थे। देखिए, राजतंत्रात्मक कौन से होते हैं? राजतंत्रात्मक से मतलब होता है कि जिनमें राजा का ही चलता है, मतलब उनमें एक राजा होता था, और राजा की आने वाली जनरेशन जो थी, यानी कि उनके आने वाले बच्चे जो थे, वो ही आगे राजा बनते थे। जबकि कुछ में कैसा था, गणता था, मतलब जो उनका मुखिया था वो जनता के द्वारा चुना जाता था। तो इसको हम बोलते हैं गणतंत्रात्मक, और उसको हम बोलते हैं रजतंत्रात्मक। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। ऐसे महत्वपूर्ण एवं बड़े जनपदों से छोटे जनपदों को अपने राज्य में मिला लिया, और इस प्रकार महाजनपद बन गए। प्रत्येक महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी होती थी। कई राजधानियों की किलेबंदी भी की गई थी। के शासक नियमित सेना रखते थे। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता। देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि पूरे साल सिपाहियों को वेतन देकर रखा जाता। देखिए, उस टाइम पे कितनी अच्छी व्यवस्था थी। सिप कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। अब ये एक क्वेश्चन हो गया कि बताइए, मगध साम्राज्य से पहले किस प्रकार के सिक्कों का चलन था? तो आप बताएंगे आहत का। इन महाजनपदों की संख्या 16 थी। ये क्वेश्चन है एक आपका। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। देखिए, एक तो आपको इसमें मिलती ही मिलती है। इसके अलावा एक ग्रंथ और है जो जैन धर्म का है, और उसका नाम है भगवती सूत्र। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा कि जैन का भगवती सूत्र,
इसमें भी आपको महाजनपदों के बारे में पता चलता है। देखिए, जैसा कि आप ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में अगर हम देखते हैं तो मेन 16 जो महाजनपदों के बारे में बताया गया है, और इसमें से जो मोस्टली जनपद हैं वो आपके जो हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं। कुछ आपके जो है राजस्थान से भी आ जाते हैं, ठीक है? और ये जो करंट में आपके 2 राज्य हैं ये वाले, कंबोज एवं गंधार, ये करंट में आपके पाकिस्तान में हैं। तो आपको इन 16 जो महाजनपद हैं इनके नाम पता होना चाहिए और इनकी थोड़ी बहुत लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। हम आगे नीचे इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे भी कि कौन-सा शहर इस टाइम में करंट में कहाँ है और उनके क्या नाम थे, किस राजा के उसमें अंदर मतलब उसके राज्य में आते थे वो, और करंट में उनकी क्या सिचुएशन है, कहाँ पर स्थित थे। तो ये सारी जो डिटेल है हम नीचे पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, जैसे मत्स्य है, सूरसेन है, ये आपके राजस्थान के अंदर आते थे। आपका मल है, अंग है, मगध है, काशी है, जिसे हम काशी को अभी बोलते हैं, आपको पता है, ठीक है? तो ये सारे आपके यूपी में आते हैं। वत्स हो गया, यानी कि वत्स उस टाइम का, वैराट जो आज के टाइम का है, उसमें आ गया। और गंधार और कंबोज आपके जो हैं इस टाइम में करंट में पाकिस्तान में है। तो ये जो 16 महाजनपद हैं, ये सारे के सारे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपको इन सब के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि बताइए इनमें से कौन-सा राज्य महाजनपद में नहीं आता है या कौन-सा महाजनपद नहीं है। तो आपको इन 16 के 16 के नाम याद होने चाहिए और इनको याद करने का तरीका सबसे अच्छा यही होता है कि आप इनको जितना लिख कर याद करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी चैप्टर में आगे विवरण दे रखा है इसके बारे में सारा। ये पूरे पूरे 16 जनपद हैं, जिनके आपको अच्छे से नाम रट लीजिएगा और इनकी जो भी राजधानी है उनको रट लीजिएगा। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। महाजनपद का नाम पहला कौन-सा था? अंग। और इसकी राजधानी कौन-सी थी? चंपा। और करंट में यानी कि वर्तमान में ये बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों का क्षेत्र है। तो जब आप बिहार के साइड जाएँगे तो आपको उसमें देखने के से पता चलेगा। तो ये देखिए कि ये इस टाइम में करंट में भी हैं पोज़ीशन में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब महाजनपद रहे होंगे। और जो अंग है, अंग जो नाम है वो कर्ण के ऊपर रखा गया था। आपने महाभारत में सुना होगा, कर्ण अंगराज जिसे आप बोलते थे, तो वो इन्हीं का था और उन्हीं के नाम पे ये रखा गया था। उसके बाद दूसरा है मगध। और मगध की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र है और बिहार में गया और पटना के जिलों का क्षेत्र है। यानी कि जो पाटलिपुत्र है उसका करंट नाम क्या है? पटना ही है। और उस टाइम पे ये बहुत बड़ा महाजनपद था और आगे जाके इसी ने अपने बाकी जनपदों को जो था, महाजनपदों को था, अपने में मिला लिया था और एक रूप में निकल कर आया था जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काशी यूपी में आता है, आपको जैसे सभी आप जानते हैं। और इसकी करंट राजधानी कौन-सी है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में के वाराणसी और उसके आस-पास का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर में आता था। नेक्स्ट है आपका कौशल। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के अवध के अयोध्या फैज़ाबाद का क्षेत्र है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए। वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए किस ज़िले में आते हैं, मतलब इस टाइम पे किस राज्य में ये आते हैं शहर। आपको मतलब महाजनपद के जो राज्य में आते थे तो आपको पता होना चाहिए, किस लोकेशन पे हैं ये पता होना चाहिए। तो आपको कुल मिला के जो ये टेबल है, ये पूरी की पूरी आपको याद होनी चाहिए। तभी आप में इसमें से जो बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर पाएँगे अगर आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। फिर उसके बाद है वाज्जी, यानी कि वैशाली। गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक बिहार में वैशाली का क्षेत्र है। देखिए, अब ये 2 अभी तो करंट में 2 वो हो गए। नेपाल तो अलग ही है बिल्कुल कंट्री, और बिहार हमारा आपका आ गया। उसके बाद है मल्ल। कुशीनारा यानी कि पावा बिहार के पटना जिले के बाद कुशीनगर और पावा क्षेत्र में फैला था। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर व देवरिया जिले, यानी कि अब इसमें कौन से हो गए? 2 जिले हो गए, बिहार और उत्तर प्रदेश। देखिए, अब वो ये पूछ लीजिएगा कि बताइए ऐसे कौन-सा महाजनपद था जो अभी करंट में, मतलब आज के वर्तमान समय में 2 राज्यों से जुड़ा हुआ था। तो 2 राज्यों में आता है, तो ये आप बताएँगे मल्ल। चेदी यानी शक्तिमती, यमुना के किनारे बुंदेलखंड व झांसी का क्षेत्र। वत्स, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का क्षेत्र। कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र। देखिए, दिल्ली का पहला जो नाम था वो इंद्रप्रस्थ ही था, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका पंचाल, यानी अच्छछत्र और कंपिल्य, गंगा यमुना के मध्य रुहेलखंड, रायपुर, बरेली, बदायूं एवं फारुखाबाद जिले का। मत्स्य, यानी कि मत्स्य आप सभी को पता है, हम अलवर की बात कर रहे हैं। और उसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, जिसे आप आज के टाइम में वैराट बोलते हैं।
राजस्थान का जयपुर, भरतपुर और अलवर का क्षेत्र। शूरसेन, मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं वृंदावन के आसपास का क्षेत्र। अशमक, पोतान। राजधानी है। दक्षिण के गोदावरी नदी के तट पर फैला दोनों ओर का क्षेत्र। अवंती, उज्जैनी और महिष्मती। मध्य प्रदेश के उज्जैन और नर्मदा नदी घाटी का क्षेत्र। कंबोज, राजपुर, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ था। गंधार, तक्षशिला, पूर्वी अफगानिस्तान जिसमें कश्मीर घाटी तक्षशिला का भूभाग सम्मिलित है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये 2 राज्य ऐसे हैं जो करंट में पाकिस्तान में हैं। तो क्वेश्चन कौन बन जाएगा कि बताइए इस टाइम करंट में मतलब हमारे जो भारत में है कितने राज्य महाजनपद रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 14 और 2 किसमें है, पाकिस्तान में। अब इनके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है मत्स्य। इस राज्य का विस्तार आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले के चंबल नदी तक था। इसकी राजधानी विराटनगर यानी कि जयपुर से अलवर जाने के वाले मार्ग पर स्थित वर्तमान नाम बैराट है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास का समय बिताया था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लाइन थी काशी। कई बौद्ध जातक कथाओं में इस राज्य की शक्ति और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में चर्चा हुई है। यह संभवतः प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वाराणसी थी और जो अपने वैभव, ज्ञान, शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध थी और आज भी फेमस है। महाजनपद काल के अंत होते होते ये कौशल राज्य में विलीन हो गई थी। कौशल, इस राज्य का भू विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में था। रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या बताई गई है। प्राचीन काल में दिलीप, रघु, दशरथ और श्री राम आदि सूर्यवंशी शासकों ने इस पर शासन किया है। बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी सावस्ती कही गई है। बुद्ध के समय यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। देखिए अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बताइए बुद्ध के समय कौन सा महाजनपद एक 4 शक्तिशाली राज्यों में से एक था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंग। यह राज्य मगध के पश्चिम में था। इसके आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में सम्मिलित थे। मगध व अंग राज्यों के बीच चंपा नदी बहती थी। चंपा इसकी राजधानी का भी नाम था। यह उस काल के व्यापार एवं सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। अंग और मगध के मध्य निरंतर संघर्ष हुआ करते थे। अंत में यह मगध में विलीन हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मगध। इस राज्य का अधिकार क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक बिहार के पटना एवं गया जिलों के भूप्रदेश पर था। इसकी प्राचीनतम राजधानी गिरि व्रज थी। बाद में राजगृह और पाटलिपुत्र राजधानी बनी। प्रारंभ में यह एक छोटा राज्य था पर इसकी शक्ति के निरंतर विकास होता गया। बुद्ध के काल में यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। बज्जी, यह राज्य गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था। पश्चिम में गंडक नदी इसकी सीमा बनाती थी और पूर्व में संभवतः इसका विस्तार कोसी, महानंदा नदियों के तटवर्ती जंगलों तक था। यह एक संघात्मक राज्य था जो 8 कुलों से बना था। देखिए अभी इंपॉर्टेंट लाइन है, बताइए कि ऐसा कौन सा संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों से बना था। तो आप क्या बताएंगे, बज्जी। इसकी राजधानी वैशाली थी। बुद्ध और महावीर के काल में यह अनंत शक्तिशाली गणराज्य था। बाद में मगध के शासक ने इसे अपने राज्य का एक प्रदेश, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 16 जो महाजनपद थे वो बाद में किस में मिल गए थे, भारत में मिल गए थे। और किस राज्य के रूप में आए थे, मगध के रूप में निकलकर उभर कर आए थे। मल्ल, यह भी एक गणराज्य था। यह 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी कुशीनारा जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के आधुनिक कुशीनगर एवं दूसरी थी पावा। मल्ल लोग अपने साहस एवं युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थे। मल्ल राज्य अनंत मगध द्वारा जीता गया था। 8वां है चेदी। यह राज्य आधुनिक बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में स्थित था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी जिसे बौद्ध साक्ष्य के सोतवती कहा गया। चेदी लोगों को उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अब एक क्वेश्चन अगेन हो गया कि बताइए ऋग्वेद में किस महाजनपद के बारे में पता चलता है, तो आप क्या कहेंगे, चेदी। महाभारत में यहाँ के राजा शिशुपाल का उल्लेख है जिसके शासनकाल में इस राज्य ने बहुत उन्नति की और इसी समय इस वंश की एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई। 9वां है वत्स। यह राज्य गंगा नदी के दक्षिण में और काशी व कौशल के पश्चिम में स्थित था। इसकी राजधानी कौशंबी थी जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र थी। कौशंबी इलाहाबाद के लगभग 48 किमी की दूरी पर है। बुद्ध के समय यहाँ का राजा उदयन था जो एक बड़ा शक्तिशाली व पराक्रमी था। इसकी मृत्यु के बाद मगध ने इस राज्य को हड़प लिया और वत्स का राज्य भी बुद्ध के 4 प्रमुख राजतंत्रों में से एक था। नेक्स्ट है आपका 10th कुरु। इस राज्य के आधुनिक दिल्ली के आसपास के प्रदेश थे। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जिसकी स्मृति आज भी दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ गांव में सुरक्षित मिलती है। यह महाभारत काल का एक प्रसिद्ध राज्य था। हस्तिनापुर इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था। आगे है पांचाला।
यह महाजनपद का विस्तार आधुनिक बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले हैं, रोहिलखंड और मध्य दोआबा में था। यह दो भागों में विभक्त था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कपिल्य थी, जहां गणतंत्रीय व्यवस्था कायम थी। अब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है शूरसेन। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। महाभारत एवं पुराणों में यहाँ के राजवंशों को यदु अथवा यादव कहा गया है, और इसी राज्य वंश की शाखा यादव शाखा से श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। अश्मक, यह राज्य दक्षिण के गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतिल्ली अथवा पोदान थी। बाद में अवंती ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। अवंती इस राज्य के अंतर्गत वर्तमान उज्जैन का भू प्रदेश एवं नर्मदा घाटी का कुछ भाग आता था। यह राज्य भी दो भागों में बटा था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से यह भी एक था। बाद में यह मगध राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। देखिए, आपने महिष्मती नाम बहुत सुना होगा और लोगों को बड़ा जल्दी से याद भी रह जाएगा, क्योंकि अभी बाहुबली नाम की एक मूवी आई थी, उसमें महिष्मती नाम का जो वर्ड था वो बहुत यूज किया गया था। तो ये याद रहेगा, ये अवंती से ही आता है। उनकी दोस्त दिखाई थी बाहुबली की, महेशवती, अवंती। तो चलिए पढ़ाई फिर से अपनी स्टडी करते हैं। गंधार, एक यह राज्य वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी के जिले में है। पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। इस राज्य के में कश्मीर घाटी और प्राचीन तक्षशिला का भूप्रदेश भी आता था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आपने तक्षशिला के बारे में काफी सुना होगा। अगला है कंबोज। इसका उल्लेख सदैव गंधार के साथ हुआ था। अंत यह महाजन जनपद गंधार राज्य से सटे हुए भारत के पश्चिमोत्तर भाग, कश्मीर के उत्तरी भाग, पामीरा बख्शा के प्रदेश में स्थित रहा होगा। राजपुरा और द्वारका इस राज्य के दो प्रमुख नगर थे। यह पहले एक राजतंत्र था, किंतु बाद में गणतंत्र बन गया था। अब इनकी महाजनपदों की शासन व्यवस्था बताई थी कि वहां उस टाइम पे किस तरीके से जो था राज्य को कौन संभालता था और किस तरीके से काम होते थे उस टाइम पे। महाजनपदों में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का प्रचलन था। दोनों ही मुख्य अंतर यह था कि यहाँ राजतंत्रात्मक शासन में शासन की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती थी और वंशानुगत शासन होता था। वहीं गणराज्य के प्रशासन गण का समूह द्वारा संचालित होता था और जिसके प्रतिनिधित्व जनता से निर्वाचित होते थे। राजा को संबता गणपति कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ महाजनपदों में उसे राजा भी कहते थे। वहां निर्वाचित किया जाता था। राजा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कार्य करता था। मंत्रिपरिषद, यह मंत्रिपरिषद गणपति का शासन चलाने की सलाह देती थी। शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिपरिषद मानी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन थी? मंत्रिपरिषद। परिषद, यह वर्तमान लोकसभा के समान होती थी। गणपति और मंत्रिपरिषद शासन के बारे में परिषद को जानकारी देते थे। परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता करती थी और यहीं पर गणपति और मंत्रिपरिषद के सदस्य बैठते थे। सेना व पुलिस, गणराज्य की रक्षा के लिए सेना व सेनापति होता था। युद्ध के समय जनता सेना के साथ देती थी। बड़े बड़े नगरों और राजधानी की देखभाल के लिए पुलिस व्यवस्था भी थी। न्याय, गणराज्य में न्याय की अच्छी व्यवस्था थी। नीचे स्तर पर न्यायालय द्वारा किसी भी को अपराधी घोषित किए जाने पर अपने से ऊपर के न्यायालय में भेजा जाता था, जहाँ निर्दोष पाए जाने पर उसे छोड़ दिया जाता था। वही जो आज के हमारे टाइम में है। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो सभी न्यायालयों द्वारा अपराधी बताए जाने के बाद भी दंड देता था। कर एवं आय व्यय, महाजनपदों में राज्य विशाल किले बनाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन और कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अन्य महाजनपदों में राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। कृषि, व्यापार, व्यवसाय में कर लिया जाता था। वनों और खादानों से होने वाली आय राज्य को ही होती थी। इससे मंत्रिपरिषद, सेना और पुलिस का खर्च चलाया जाता था। वही है जो अब चलता आ रहा है। समकालीन बौद्ध एवं जैन साहित्य स्रोतों के आधार पर जानकारी मिलती है कि भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल में प्राय आरंभिक राज्यों में नगरों लोहे का प्रयोग सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध एवं जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। देखिए,
अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोहे का प्रयोग कब से माना गया, तो आप कब कहेंगे कि मगध साम्राज्य के लोग जो थे वो लोहे का प्रयोग करते थे, ठीक है। और उस टाइम पे सिक्कों का भी विकास हुआ था। लगभग 1700 ईसा पूर्व तक लोहे के प्रयोग पहले से अधिक होने लगा था। इससे बनाए जाने वाले औजारों में कृषि और एवं अन्य उत्पादन में साधनों की प्रगति हुई। यही वह राज्य था जब गंगा और यमुना नदी के तट अनेक प्रमुख शहर बसे। इन शहरों में से इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, बनारस आज भी प्रसिद्ध नगरों में गिने जाते हैं। देखिए, मेरे को ये पढ़कर मुझे एक क्वेश्चन याद आया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि बताइए लोहे का प्रयोग, बताइए लोहे का प्रयोग, 1 मिनट। लोहे का प्रयोग को किस काल में नहीं हुआ? ये आप मुझे सोचकर और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि किस काल में जो है लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। और तावे का प्रयोग, तावे का प्रयोग किस काल में किया गया था सबसे पहले, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो है वो देखा होगा इससे रिलेटेड, किस काल में किया गया था, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि तावे का प्रयोग किस काल में किया गया था और लोहे का प्रयोग किस काल में नहीं किया गया था। ये आपके आज है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस को आंसर को अच्छे से दे पाएंगे। नहीं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर यह आंसर देना चाहूँगी। आगे देखते हैं, गंगा नदी के आसपास इतने सारे शहरों के होने का भी कारण था। गंगा नदी स्वयं में ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थी और इसके द्वारा समुद्र तक पहुंचना भी संभव था। दूसरे गंगा घाटी का जो इलाका था वहां पास में ही लोहा अयस्क काफी मात्रा में मिलता था। इसका फायदा उठाकर कुछ महाजनपदों ने अपना प्रभाव बहुत बढ़ाया। इसमें से मगध इतना बड़ा हो गया कि उसने विस्तार को साम्राज्य का दर्जा दिया जाता था। यहाँ कैसे हुआ, किस तरह हुआ, अगले अनुच्छेद में हम ये जानेंगे। देखिए, अब है आपका मगध साम्राज्य का उदय। तो ये जो टॉपिक था महाजनपद वाला, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वाले पार्ट को, महाजनपद वाले पार्ट को प्लीज ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसका जो दूसरा पार्ट है हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जितने पैशन के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ उतने ही पैशन के साथ आप भी पढ़िए। और आपको लगता है कि हमारी वीडियोस अगर आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।